हेलो बच्चों लोग, क्या हाल चाल? ऑल गुड? आपने इससे पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के वीडियो का रिवीजन करा है और AS1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज़ जो है बहुत शॉर्ट एंड सिंपल में आपने रिवाइज करा। अब आप रिवाइज करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट AS है। इससे फ्रीक्वेंसी जो है 80% की फ्रीक्वेंसी है इसकी एग्ज़ाम में आने की। और मैं आपको हाफ एन आवर दो, मेरे को 10-5 मिनट एक्स्ट्रा भी लग सकता है। मैं आपको पूरा रिवाइज करा के दूंगा बढ़िया से एकदम। फिर इसके ऊपर में प्रॉब्लम्स होंगे, प्रॉब्लम्स की अलग वीडियोस जाएंगे। सबसे पहले जो हमारे चैनल पर नए हैं, जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको सब्सक्राइब करें वीडियो को, चैनल को। और जो नोटिफिकेशन का बेल आइकन है उसमें आप ऑल वाला प्रेस करें सेक्शन, ठीक है। ऑल वाला सेक्शन प्रेस करने से आपको सारे नोटिफिकेशन हमारे मिल जाएंगे। और जब सभी नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे तो आप रेगुलर हमारे चैनल पर आते रहेंगे। वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि लोगों तक पहुंचे वीडियो। शेयरिंग इज केयरिंग। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। आइए हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 का रिवीजन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, इसकी एप्लीकेबिलिटी जानते हैं। देखो, मैंने नोट के हिसाब से सब कुछ लिख रखा है। जैसा 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 हमारा नोट है वैसे वैसे हम पढ़ते जाएंगे, आराम से पढ़ते जाएंगे और कोई भी इशू नहीं आएगा आपको समझने में। कुछ भी समझने में कोई इशू नहीं आएगा। नोट नंबर 1 है एप्लीकेबिलिटी। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, ये किस किस पर एप्लीकेबल है? तो ये एएस जो है सभी एंटिटी पर एप्लीकेबल है। जितने भी एंटरप्राइजेज हैं, जो भी आपने पढ़ रखा है, सब पर एप्लीकेबल है, एक्सेप्ट उन पर जो इंडेस अप्लाई करते हैं। तो इंडेस अगर अप्लाई कर रहा है तो आपके पर इंडेस एप्लीकेबल होगा। और कुछ एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये एएस सब पर एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल टू ऑल एंटिटीज। नोट नंबर 2 है कि वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री यानी एएस नंबर 2 के स्कोप से कौन कौन से आइटम्स जो है वो एक्सक्लूडेड है, मतलब किन किन आइटम्स पर AS2 नहीं लगता है, वो बात कर रहा हूं मैं। तो फॉलोइंग आर द आइटम्स ऑन विच AS2 आर नॉट एप्लीकेबल। तो कौन कौन से आइटम्स हैं? पहला, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट कहने का मतलब हो गया कि वो कॉन्ट्रैक्ट जिस पर किसी चीज का कंस्ट्रक्शन होता है, जिस पर उस पर AS7 लगता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 लगता है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट पर, AS2 नहीं लगता। तो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली सर्विस कॉन्ट्रैक्ट होता है। उसमें जो सर्विस पार्ट होता है, सर्विस जो प्रोवाइड करते हैं, उस पर AS2 नहीं लगता है, AS7 लगता है, ठीक है। उसके लिए स्पेसिफिक AS है। लेकिन जो वहाँ पर मटेरियल वगैरह बचे रहते हैं, जैसे सीमेंट हो गया, ब्रिक्स हो गया, और भी कोई भी मटेरियल बचा हुआ हो, उन सभी मटेरियल का जो स्टॉक वैल्यूएशन होता है उस पर AS2 लगता है। तो मैंने यहाँ लिख रखा है कि वर्क इन प्रोग्रेस अराइजिंग अंडर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट वर्क्स डायरेक्टली रिलेटेड टू सर्विस ऑफ द construction contract, it is covered under the AS7. However, material lying at sites such as cement, TMT bar, bricks, consumables, etc. are covered under AS2. ये सब AS2 में कवर होते हैं। उसके बाद तो पहला, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट पर AS7 लगता है, AS2 नहीं लगता। लेकिन वहां पर जो मटेरियल, ब्रिक्स, TMT बार, ये सब सीमेंट वगैरह बचे रहेंगे, उस पर AS2 लगता है। वैल्यूएशन ऑफ सर्विस बाई ऑफ सर्विस प्रोवाइडर। अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर, ऐसे मेडिकल प्रैक्टिशनर हो गया, CAs हो गया, लॉयर्स हो गए, शिपिंग कंपनी हो गई, इनका जो सर्विस पार्ट है ना, उस पर AS2 नहीं लगता है। जैसे कोई शिपिंग कंपनी है, वो शिपिंग के लिए आपका सामान भेजना चाहती है बाहर, तो उस पर AS2 नहीं लगेगा, ठीक है। तो AS2 लगेगा किस पर? तो AS2 जो है वो लगेगा उस शिपिंग कंपनी के जो मटेरियल्स हैं, जो वो मटेरियल्स रख रही है अपने पास में, उस पर AS2 लगेगा। मटेरियल्स हेल्ड बाय देम फॉर परफॉर्मेंस ऑफ सर्विसेज इन्वेंट्री, यानी मेडिकल अगर प्रैक्टिशनर है तो उस पर AS2 कैसे लगेगा? उसके मेडिसिन के स्टॉक्स पे, बुक्स वगैरह पे, ठीक है। लाइक कोचिंग सेंटर जो है वो भी सर्विस प्रोवाइड करते, तो उनके बुक्स का जो स्टॉक है उस पर AS2 लगेगा। तीसरा, शेयर्स एंड डिवेंचर्स और अदर कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है तो उस पर AS2 नहीं लगेगा, ठीक है। AS2 उस पर नहीं लगेगा, वो कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर पर वैल्यू होंगे।
फिर उसके बाद एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस या क्रॉप्स, लाइफ स्टॉक, प्लांट, उस पर AS2 नहीं लगेगा उसके स्टॉक्स पर। उस पर कौन सा AS लगेगा? तो हमारे कंट्री में उसके लिए पहले कोई AS नहीं था, अब जाकर इंडियाज 41 आया है एग्रीकल्चर के लिए, तो वो लगता है। सप्लाईज और आइटम्स विच आर यूज फॉर स्पेसिफिक प्रोडक्शन, बोला अगर कोई स्पेसिफिक प्रोडक्शन के लिए कोई सप्लाईज या आइटम्स अगर आप बाई कर रहे हैं तो उस पर AS2 नहीं लगेगा। मिनरल ऑयल, नेचुरल गैस, ओर्स, इन सब का जो वैल्यूएशन होता है वो उनके इंडस्ट्री के हिसाब से होता है, उस पर AS2 नहीं लगता है। चले, तो किस किस पर AS2 नहीं लगता? 4 आइटम मैंने आपको बताया। पहला कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा बताया मैंने आपको वैल्यूएशन ऑफ सर्विसेज बाय सर्विस प्रोवाइडर, तीसरा बताया मैंने आपको शेयर्स एंड डिवेंचर एंड अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हेल्ड एट स्टॉक एंड ट्रेड, वैल्यूएशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, स्पेसिफिक आइटम्स और मिनरल्स, ऑयल्स, नेचुरल गैस, ओट्स, इन सब पर नहीं लगता है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री? इन्वेंट्री किसको बोलते हैं? इन्वेंट्री का मतलब क्लोजिंग, इन्वेंट्री का मतलब स्टॉक होता है बेसिकली, आप इतना समझ लो, स्टॉक। अब इन्वेंट्री को AS2 कैसे डिफाइन कर रहा है? बोल रहा है इन्वेंट्रीज आर एसेट्स, इन्वेंट्रीज आर एसेट्स, बोला इन्वेंट्रीज एसेट्स हैं, हेल्ड कर रहे हैं जिसको हम किस पर्पज के लिए? फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। इन्वेंट्री एसेट्स हैं जिसको हम हेल्ड कर रहे हैं फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, जिसको फिनिश गुड्स बोलते हैं हम लोग। इन्वेंट्रीज आर एसेट्स हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, इन्वेंट्रीज आर एसेट्स हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। दूसरा, इन्वेंट्रीज आर एसेट्स हेल्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल, बोला इन्वेंट्रीज आर एसेट्स हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, वो चीज़ें जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के लिए हेल्ड करके रखी गई, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में सेल होने के लिए हेल्ड करके रखी गई हैं, वो इन्वेंट्रीज हैं। बोल रहा है कि दूसरा बोल रहा है कि इन्वेंट्रीज आर एसेट्स हेल्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल, बोल रहा है कि वो जो सेल करना है गुड्स हमें, उसके प्रोडक्शन के लिए जो गुड्स प्रोसेस में पड़ा हुआ वो भी क्या है? इन्वेंट्री, जिसको बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। तीसरा बोल रहा है इन्वेंट्रीज आर एसेट्स हेल्ड फॉर कंजम्पशन इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर सेल, बोल रहा है कि फॉर कंजम्पशन इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर सेल, जो हम गुड्स या सर्विस प्रोड्यूस करते हैं उसके प्रोसेस में जो चीज़ें यूज हो रही हैं उसके भी स्टॉक को बोला ये लोग इन्वेंट्री है। तो इन्वेंट्री 3 चीज़ें हो गई, एक तो सेल के लिए जो यूज़ करना हमें ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, जो दूसरा जो प्रोडक्शन प्रोसेस है पड़ा हुआ, तीसरा जो कंजम्पशन के लिए यूज़ हो रहा, चौथा ये वो, 3 चीज़ें क्या हो गई? हमारी इन्वेंट्रीज हो गई, ठीक है। उसके बाद में आइटम्स ऑफ सप्लाईज विच आर परचेज फॉर स्पेसिफिक यूज और नॉट इन्वेंट्री एज पर AS2, मतलब बहुत सारा आइटम्स है जो स्पेसिफिक यूज़ के लिए परचेज किया, जैसे मान लो वॉशर परचेज किया गया किसी मशीन में लगाने के लिए पर्टिकुलरली, वो वॉशर उसी मशीन में लगेगा तो उसका स्टॉक इन्वेंट्रीज नहीं कहलाएगा, ठीक है। उसका स्टॉक एसेट्स कहलाएगा, उसका वैल्यूएशन AS10 के हिसाब से होगा, AS2 के हिसाब से नहीं होगा, ठीक है। दे डेल्ट विथ एज पर AS10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नॉट पर एज पर AS2। उसके एग्जाम्पल्स क्या जैसे स्पेयर पार्ट्स होगा वो AS10 के हिसाब से होगा, सर्विसिंग इक्विपमेंट्स होगा वो AS10 के हिसाब से होगा, स्टैंड बाई इक्विपमेंट परचेज स्पेसिफिकली फॉर एनी मशीन विच मीट्स द डेफिनेशन क्राइटेरिया एज पर AS10। तो ये 3 चीज़ें हो गई जो इन्वेंट्रीज नहीं कहलाएंगी, ठीक है। आइटम्स ऑफ सप्लाईज विच आर परचेज फॉर कॉमन यूज विल बी इन्वेंट्री, बोला कोई भी सप्लाई का आइटम मतलब कोई भी कंज्यूमेबल्स का आइटम, आपने पढ़ा होगा स्टॉक में कॉस्टिंग में मटेरियल चैप्टर में, कोई भी कंज्यूमेबल्स का आइटम जो कॉमन यूज़ के लिए, जैसे नट बोल्ट्स हो गया, कोई छोटा मोटा वॉशर हो गया जो हर जगह यूज़ हो जाता हो, ऑयल हो गया, ग्रीस हो गया, ये सब क्या हर जगह यूज़ हो जाता है मशीन में तो ये सब क्या कहलाएंगे? ये सब कहलाएंगे कंज्यूमेबल्स, ठीक है। तो इस पर AS2 एप्लीकेबल होगा। पॉइंट नंबर 4 बोल रहा मेजरमेंट ऑफ इन्वेंट्री या वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, बोला इन्वेंट्री को कैसे वैल्यू करेंगे, इन्वेंट्री को वैल्यू करने का तरीका कैसा है? इन जनरल इन्वेंट्री कैसे वैल्यू होती है? इन जनरल इन्वेंट्री वैल्यू होती है कॉस्ट प्राइस या नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। फिर से बोल रहा हूँ, इन जनरल इन्वेंट्री वैल्यू होती है कॉस्ट प्राइस या नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। लेकिन हमारे पास कुछ रूल्स है इन्वेंट्री को वैल्यू करने के लिए, और वो रूल्स क्या क्या हैं देखो जरा। इन्वेंट्री को वैल्यू करने के लिए कुछ रूल्स हैं और वो रूल्स क्या क्या हैं। फिनिश गुड्स के लिए क्या रूल्स हैं, वर्क इन प्रोग्रेस के लिए क्या रूल्स हैं, रॉ मटेरियल के क्या रूल्स हैं, और कुछ है
कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो सेल होना है उनका, उसके लिए क्या रूल्स हैं, और कुछ हैं सप्लाईज और कंज्यूमर्स, उनके लिए क्या रूल्स हैं। तो वो सारे रूल्स मैं आपको पढ़ाता हूँ फटाफट एक बार जल्दी से। कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर इन जनरल हम यूज करते हैं। यहाँ पर कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या होगा मैं बाद में बात करूंगा। नेट रियलाइजेबल वैल्यू यानी एनआरवी का मतलब क्या होगा मैं बाद में बात करूंगा। फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स कैसे वैल्यू होता है। फिनिश गुड्स को वैल्यू करने का तरीका सिर्फ एक ही है। फिनिश गुड्स इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और एनआरवी विच एवर इज लोअर। आपको जो जनरल वाला रूल बताया था मैंने, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, कॉस्ट प्राइस या एनआरवी विच एवर इज लोअर, तो फिनिश गुड्स कुछ इसी तरह वैल्यू होता है। वी नो लोअर वैल्यूएशन सो लेस लॉस ऑन इन्वेंट्री। मतलब जो हम ऐसे मान लो कॉस्ट प्राइस 400 रुपया है और एनआरवी 300 रुपया है, इसका मतलब 100 रुपये का नुकसान हो गया। तो वो नुकसान क्या होता है, पीएल में ऑटोमेटिक राइट ऑफ हो जाता है कम वैल्यू लेने की वजह से, क्योंकि परचेज में आपने 400 लिखा है, आप क्लोजिंग स्टॉक में 300 लिख रहे हो, तो 100 रुपये का फिगर क्या हो गया, ऑटोमेटिक लॉस एडजस्ट होकर के दिखाई दे देगा वो। ठीक है, तो पहली बात है फिनिश गुड्स कैसे वैल्यू होगा, कॉस्ट प्राइस या कॉस्ट प्राइस या एनआरवी विच एवर इज लोअर। फिर से बोल रहा हूँ, कॉस्ट प्राइस या एनआरवी विच एवर इज लोअर। वर्क इन प्रोग्रेस कैसे वैल्यू होगा, वर्क इन प्रोग्रेस वैल्यू होगा कॉस्ट प्राइस या एनआरवी विच एवर इज लोअर। तो फिनिश गुड्स और कॉस्ट प्राइस, फिनिश गुड्स और वर्क इन प्रोग्रेस, ये दोनों किस तरह वैल्यू होंगे, कॉस्ट प्राइस या एनआरवी विच एवर इज लोअर, कॉस्ट प्राइस या एनआरवी विच एवर इज लोअर। दो आइटम्स के बारे में आपने सीखा, अब आ जाए रॉ मेटेरियल के ऊपर। रॉ मेटेरियल कैसे वैल्यू होता है। देखो रॉ मेटेरियल जो होता है वो हम प्रोडक्शन में यूज करते हैं, तो इसका जो वैल्यूएशन है वो फिनिश गुड्स के वैल्यूएशन पर डिपेंड करता है। फिर से बोल रहा हूँ, रॉ मेटेरियल जो होता है हम प्रोडक्शन में यूज करते हैं, तो इसका वैल्यूएशन जो है वो फिनिश गुड्स के वैल्यूएशन पर डिपेंड करता है। फिर से बोल रहा हूँ, रॉ मेटेरियल जो है हम प्रोडक्शन में यूज करते हैं, तो इसका जो वैल्यूएशन है वो फिनिश गुड्स के वैल्यूएशन पर डिपेंड करता है। इसका मतलब जैसे जैसे फिनिश गुड्स वैल्यू होगा वैसे वैसे रॉ मेटेरियल भी वैल्यू होगा। आ जाओ देखो पहला केस जो बोल रहा है कि अगर जो है फिनिश गुड्स इन विच रॉ मेटेरियल इज इनकॉर्पोरेटेड, वो फिनिश गुड्स जिसके अंदर रॉ मेटेरियल इनकॉर्पोरेट किया गया, इनकॉर्पोरेट किया गया मतलब रॉ मेटेरियल जिसके अंदर इनकॉर्पोरेट किया गया, उसका मतलब है कि फिनिश गुड्स जो हमने बनाया है उसको, उसमें जिस रॉ मेटेरियल को हमने यूज किया है बनाते वक्त, इनकॉर्पोरेट का मतलब होता है यूज करना, तो हमने जो फिनिश गुड्स बनाया उसके अंदर जिस रॉ मेटेरियल को यूज किया है बनाते वक्त, अगर मान लो वो रॉ मटेरियल कॉस्ट पे या उससे ऊपर बिकता है, कॉस्ट पे या उससे ऊपर बिकता है। फिर से बोल रहा हूं, इफ फिनिश गुड्स इन विच रॉ मटेरियल इज इनकॉर्पोरेटेड सोल्ड एट या अबव कॉस्ट, देन रॉ मटेरियल इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस। मतलब अगर मान लो आपने कोई रॉ मटेरियल यूज करके फिनिश गुड्स बनाया और फिनिश गुड्स का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 15 रुपया। फिर से बोल रहा हूं, रॉ मटेरियल यूज करके आपने कोई फिनिश गुड्स, बोल रहे हैं कि फिनिश गुड्स जिसके अंदर में रॉ मटेरियल यूज किया गया है वो रॉ मटेरियल एट या एबव कॉस्ट अगर बिक रहा है, सॉरी वो फिनिश गुड्स एट या एबव कॉस्ट बिक रहा है। जैसे देखो मैं दिखा रहा हूँ आपको, जैसे मान लो मैंने नीचे में एग्जांपल दिया ही होगा, ये फिनिश गुड्स बना, ये फिनिश गुड्स का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। इसकी सेलिंग प्राइस है 18 रुपये, 18 रुपीज़, ये सेलिंग प्राइस है, ये COP, ये सेलिंग प्राइस। अगर मान लो वो या तो 15 पे बिके या तो 15 से ज़्यादा पे बिके, तो रॉ मटेरियल जो होगा उसका वैल्यूएशन किस पर होगा, उसका वैल्यूएशन होगा कॉस्ट पर। अगर मान लो फिनिश गुड्स जिस फिनिश गुड्स में रॉ मटेरियल को यूज़ किया गया है वो फिनिश गुड्स अगर कॉस्ट या उससे ऊपर बिके, फिनिश गुड्स कॉस्ट या उससे ऊपर बिके, तो रॉ मटेरियल को कॉस्ट पे वैल्यू करेंगे। पहली बात समझ आ गई आपको, थोड़ी क्लमजी बात है, फिर से बोल रहा हूँ। फिनिश गुड्स इन विच रॉ मटेरियल इज इनकॉर्पोरेटेड इज सोल्ड एट और अबव कॉस्ट, देन रॉ मटेरियल शैल बी वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस। एक बात ये हो गई। दूसरी बात, इफ फिनिश गुड्स इन विच रॉ मटेरियल इज इनकॉर्पोरेटेड सोल्ड बिलो कॉस्ट, अगर मान लो ये जो फिनिश गुड्स है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है 15 रुपया, और इसको 13 में बेचता है कोई, 13 में सेल कर रहा है, मतलब उसको फिनिश गुड बिक नहीं रहा, उसको 13 में ही सेल करना पड़ रहा है। तो अगर 13 में सेल करना पड़ रहा है तो फिर रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन किस पे होगा, फिर रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन होगा कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस
विच एवर इज लोअर। इंस्टीट्यूट ने अपने पास एक लैंग्वेज यूज किया है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मतलब हो गया कि जो कॉस्ट आपको देना पड़ेगा अगर ये गुड्स आप यूज नहीं करेंगे तो वो रिप्लेसमेंट कॉस्ट होता है। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, इफ फिनिश गुड्स इन विच रॉ मटेरियल इज इनकॉर्पोरेटेड इज सोल्ड बिलो कॉस्ट देन रॉ मटेरियल शैल बी वैल्यूड एट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। फिर से बोल रहा हूँ, इफ फिनिश गुड्स in which raw material is incorporated is sold at below cost, यानी फिनिश गुड्स बिलो कॉस्ट में बिक रहा है, इसका मतलब रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन किस पर होगा, रिप्लेसमेंट कॉस्ट पर होगा। रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मतलब हो गया कॉस्ट प्राइस और एनआरवी विच एवर इज लोअर। तो अभी आपने सीखा तीन चीज, इसमें रॉ मटेरियल वाला थोड़ा सा इशू वाला था। ठीक है, पहला फिनिश गुड्स कॉस्ट प्राइस और एनआरवी विच एवर इज लोअर, वर्क इन प्रोग्रेस कॉस्ट प्राइस या एनआरवी विच एवर इज लोअर। लेकिन रॉ मटेरियल ने बोला कि अगर फिनिश गुड्स कॉस्ट या उससे ऊपर बिक रहा है तो फिर वो रॉ मटेरियल कॉस्ट पे वैल्यू होगा। और दूसरे में बोला कि भाई अगर फिनिश गुड्स जो है वो कॉस्ट प्राइस से नीचे में बिक रहा है तो उस केस में कॉस्ट प्राइस या एनआरवी विच एवर इज लोअर या रिप्लेसमेंट कॉस्ट पर रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन होगा। ऐसा क्यों है, देखो मैंने आपको मेन क्लास में लॉजिक बताया होगा ऐसा क्यों है, क्योंकि जो प्रोडक्ट जो है हमें प्रॉफिट कमा के नहीं दे पा रहा है तो उसमें जो हमने यूज किया है मटेरियल को, उस मटेरियल को हम कॉस्ट से ऊपर कैसे वैल्यू कर सकते हैं, यहां मैंने समझा रखा है आपको, वहां भी मैंने समझा रखा है। मतलब रॉ मटेरियल की रिकवरी ही नहीं हो रही है, जब रॉ मटेरियल की रिकवरी नहीं होगी तो उसको कॉस्ट पे कैसे लिखेंगे, रिकवरी वाले तो और नीचे जा रहा है, जब और नीचे जा रहा है इसका मतलब कॉस्ट पे लिखने का कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, आ जाना। सेल ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, अगर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कोई सेल करेंगे तो बेटा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कोई सेल करेंगे तो हमें जो वैल्यूएशन करना पड़ेगा वो थोड़ा अलग तरीके से करना है और उसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। उसमें भी फॉर्मूला हमें वही लेना है, कॉस्ट प्राइस या एनआरवी विच एवर इज लोअर, लेकिन एनआरवी कैलकुलेट करते समय हम कुछ और मार्केट प्राइस लेंगे। आ जाना, देखना जरा। इफ द एंटिटी हैज रिसीव्ड एनी कॉन्ट्रैक्ट फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स देन inventory of contract based on goods shall be valued at cost price or market price या NRV whichever is lower. However, the market price considered here is the contract price or contract selling price. यहाँ जो मार्केट प्राइस कंसीडर करते हैं वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस या कॉन्ट्रैक्ट सेलिंग प्राइस। मैं नीचे बात करूंगा अभी कि कॉस्ट प्राइस किसको बोलते हैं और एनआरवी किसको बोलते हैं। इस पर जो एग्जांपल ले रखा है वो मैं बताऊंगा थोड़ी देर के बाद। आ जाना पहले। For consumables, measurement of inventory rules shall be followed as followed in raw material। जैसे कंज्यूमेबल्स होते हैं या सप्लाईज होते हैं, इंडायरेक्ट मटेरियल जिसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट में, उसका जो वैल्यूएशन होता है वो कैसे होता है, रॉ मटेरियल के बेसिस पर ही उसका वैल्यूएशन होता है। जैसे रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन होता है वैसे इसका वैल्यूएशन होता है, बस इसमें यही है। कॉस्ट का मतलब क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का मतलब हो गया कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन या अदर कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का मतलब है कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन या अदर कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ परचेज का मतलब क्या हो गया, अभी मैं आऊँगा स्टैंडर्ड कॉस्ट पे बेचने वाला ना, वो मैं एनआरवी समझाने के बाद में इस पर आऊँगा, एनआरवी समझाने के बाद इस पर आऊँगा, फिर आपको बताऊँगा मैं। कॉस्ट ऑफ परचेज का मतलब क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ परचेज का मतलब है पहले परचेज प्राइस लेंगे, जो परचेज प्राइस हमें वेंडर दे रहा होगा वो परचेज प्राइस है, माइनस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट, माइनस करेंगे रिबेट, माइनस करेंगे ड्यूटी ड्रॉबैक्स, फिर माइनस करेंगे कोई सिमिलर आइटम होगा ड्यूटी ड्रॉबैक रिबेट और ट्रेड डिस्काउंट के जैसा, हम उन सबको माइनस कर देंगे। उसके बाद ऐड करेंगे ड्यूटी या टैक्सेस जो रिकवरेबल नहीं है। ठीक है, रिकवरेबल नहीं है मतलब जो आपने जीएसटी पढ़ा होगा, जीएसटी में देखा होगा कि आपको क्रेडिट मिलता है, क्रेडिट मिलता है कैपिटल गुड्स का, तो जो क्रेडिट ना मिले जिसका, वही सिर्फ ऐड होगा, जिसका क्रेडिट मिल जाए वो ऐड नहीं होगा। याद रखना ये बात, जिसका क्रेडिट मिल जाए वो ऐड नहीं होगा, जिसका आईटीसी मिलता है वो ऐड नहीं होगा, जिसका आईटीसी नहीं मिलता वो ऐड हो जाएगा। एक्सपेंसेस डायरेक्टली रिलेटेड टू एक्विजिशन ऑफ एसेट्स। ठीक है, तो बोला कि परचेज प्राइस में क्या क्या आएगा, परचेज प्राइस से सबसे पहले परचेज प्राइस में सबसे पहले माइनस होगा ट्रेड डिस्काउंट, फिर रिबेट, फिर ड्यूटी ड्रॉबैक, फिर कोई सिमिलर आइटम जो होगा इनके तरह का वो माइनस होगा। फिर उसके बाद ऐड होगा क्या क्या, ड्यूटीज एंड टैक्सेस विच आर नॉट रिकवर्ड, रिकवर्ड मतलब जिसमें क्रेडिट नहीं मिलेगा वो ड्यूटी और टैक्सेस ऐड होंगे। फिर उसके बाद में कोई भी एक्सपेंस डायरेक्टली रिलेटेड होगा एक्विजिशंस पे, लाइक डिजाइनिंग चार्जेज, ये सब क्या डायरेक्टली रिलेटेड होता है तो वो सब ऐड होंगे। ठीक है, फ्रेट, इंश्योरेंस, लोडिंग अनलोडिंग, ये सब डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, ये सब ऐड होंगे। अच्छा, कॉस्ट का मतलब मैंने आपको समझा दिया, कॉस्ट में
तीन आइटम, कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन और अदर कॉस्ट। तो कॉस्ट ऑफ परचेज का मतलब मैंने समझाया आपको। अब आते हैं कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन का मतलब क्या होगा? डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स्ड ओवरहेड। फिर आते हैं अदर कॉस्ट। अदर कॉस्ट का मतलब क्या होता है? इन सब के लिए नीचे का पॉइंट देखना आपको। फिर से बोल रहा हूँ, कॉस्ट में तीन पार्ट, कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन और अदर कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में तीन पार्ट, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट ओवरहेड, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स्ड ओवरहेड। नीचे आ जाओ। डायरेक्ट लेबर, जितना यूनिट प्रोड्यूस किया है और जो वेजेज का रेट पर यूनिट है वो मल्टीप्लाई कर देना है। जितना यूनिट प्रोड्यूस किया है और जो वेजेज का रेट पर यूनिट है वो मल्टीप्लाई कर देना है, वो तो डायरेक्ट लेबर का रेट निकल जाएगा, डायरेक्ट लेबर का अमाउंट निकल जाएगा, ठीक है। वेरिएबल ओवरहेड, जितना यूनिट प्रोड्यूस किया है इनटू वेरिएबल ओवरहेड का रेट दिया होगा पर यूनिट, वो मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, वो क्या निकल जाएगा? टोटल वेरिएबल ओवरहेड। ये दो इजी वाला था। उसके बाद लेकिन जहां फिक्स्ड ओवरहेड आएगा उसमें थोड़ा सा काम है आपका। फिक्स्ड ओवरहेड है, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे क्या? रिकवरी रेट। सबसे पहले निकालेंगे रिकवरी रेट। सबसे पहले रिकवरी रेट निकालेंगे। रिकवरी रेट का मतलब क्या हो गया? रिकवरी रेट का मतलब हो गया कि जो फिक्स्ड ओवरहेड हमारा यूनिट प्रोड्यूस्ड एब्जॉर्ब करेगा उसको बोलते हैं रिकवरी रेट। उस रेट से एब्जॉर्प्शन होगा उसका, उस रेट उसको बोलते हैं रिकवरी रेट। तो रिकवरी रेट कैसे निकलेंगे? टोटल फिक्स्ड ओवरहेड सवाल में दिया रहेगा, टोटल फिक्स्ड ओवरहेड को लेना है, उसको डिवाइड करना है नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड और नॉर्मल आउटपुट। ये दिया रहेगा एक्चुअल आउटपुट और नॉर्मल आउटपुट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट या नॉर्मल आउटपुट विच एवर इज हायर। एक्चुअल आउटपुट या नॉर्मल आउटपुट विच एवर इज हायर, ठीक है। फिर से बोल रहा हूं, पहले निकालेंगे फिक्स्ड ओवरहेड का रिकवरी रेट। फिक्स्ड ओवरहेड का रिकवरी रेट को निकालने का तरीका क्या रहेगा? सर, टोटल फिक्स्ड ओवरहेड लेना, उसको डिवाइड करना है एक्चुअल आउटपुट और नॉर्मल आउटपुट विच एवर इज हायर, उससे डिवाइड करेंगे तो हमारा रिकवरी रेट पर यूनिट आ जाएगा। अब उस रिकवरी रेट पर यूनिट को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे? नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड से। नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड से। देखो जरा, अब फिक्स्ड ओवरहेड कितना अप्लाई करना है, कितना एब्जॉर्ब कराना है प्रोडक्शन पर, वो निकलेगा नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इनटू रिकवरी रेट। दिस विल फॉर्म द पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। ये वाला चीज जो है इन्वेंट्री या कॉस्ट, इन्वेंट्री का पार्ट फॉर्म करेगा, मतलब ये इन्वेंट्री या कॉस्ट में ऐड होगा, ये वाला चीज इन्वेंट्री या कॉस्ट में ऐड किया जाएगा, ठीक है। इफ एनी फिक्स्ड ओवरहेड रिमेन्स अनरिकवर्ड देन इट शुड बी ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। अगर मान लो हमने रिकवरी रेट, हमने एक्चुअल ओवरहेड जो खर्चा किया वो 15,000 है, रिकवरी रेट के हिसाब से हमारा 14,500 रुपया ही आ रहा है, इसका मतलब 500 रुपया कहाँ डाल देना? पीएल के डेबिट में डाल देना, बस और कुछ नहीं सोचना है, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, फिक्स ओवरहेड अप्लाई करने का तरीका क्या है? सबसे पहले निकालना रिकवरी रेट। रिकवरी रेट कैसे निकलेगा? टोटल फिक्स ओवरहेड डिवाइड बाई एक्चुअल आउटपुट और नॉर्मल आउटपुट विच एवर इज हायर, ठीक है। इससे डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड होने के बाद एक रिकवरी रेट निकलेगा। फिर हम उस रिकवरी रेट को क्या करेंगे? नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड से मल्टीप्लाई करेंगे तो निकलेगा टोटल फिक्स ओवरहेड एब्जॉर्ब कितना करना, यानी टोटल फिक्स ओवरहेड कितना रिकवर हुआ हमारा प्रोडक्शन में। अब अगर मान लो कम रिकवरी हुई है तो इसको क्या करना है? वहां पर डाल देना है पीएल के डेबिट में, ओवर रिकवरी नहीं होगी। यहां पर एग्जाम्पल एक मैंने दे रखा था, एग्जाम्पल के अंदर मैंने बोला फिक्स ओवरहेड फैक्ट्री का कितना? 5 लाख रुपया। नॉर्मल आउटपुट मतलब 50,000 रुपया। अच्छा, ये नॉर्मल आउटपुट जो बोल रहा हूँ वो क्या बोल रहा हूँ? नॉर्मल आउटपुट का मतलब है टोटल प्रोडक्शन, टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ दी फैक्ट्री, मतलब फैक्ट्री मैक्सिमम कितना कैपेसिटी बना सकती है, वो उसको बोलते हैं नॉर्मल आउटपुट। फिर से बोल रहा हूँ, फैक्ट्री कितनी कैपेसिटी बना सकती है यूनिट्स की, कितना प्रोडक्शन कर सकती है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? नॉर्मल आउटपुट। तो हमारा फिक्स ओवरहेड का अमाउंट दे रखा है, नॉर्मल आउटपुट का यूनिट दे रखा है 50,000 रुपया, 50,000 यूनिट दे रखा है। एक्चुअल आउटपुट बोल रहा है कि 60,000 हुआ तो कैसे निकलेगा? फिक्स ओवरहेड का रिकवरी। और अगर 40,000 हुआ यूनिट तो कैसे निकलेगा? फिक्स ओवरहेड का रिकवरी। बोला कैलकुलेट ओवरहेड रिकवरी रेट। यहाँ नीचे आ जाइए, सॉल्यूशन नंबर 1, जहां पर हमारा 60,000 यूनिट जो है ना वो क्या है? एक्चुअल आउटपुट है। तो फिक्स ओवरहेड में क्या करेगा? कैसे कैसे रिकवरी रेट निकालना है? टोटल फिक्स ओवरहेड लेना है, उसके नीचे उसको डिवाइड करना नॉर्मल आउटपुट या फिर एक्चुअल आउटपुट विच एवर इज हायर। तो नॉर्मल आउटपुट हमारा कितना है? 50,000 और एक्चुअल आउटपुट कितना है? 60,000। दोनों में हायर कौन सा है? 60,000 रुपया। तो 60,000 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रेट आएगा 8.3333 पर यूनिट। आप हमेशा याद रखना, ये के एग्जाम में 4 डेसिमल प्लेस तक आपको रेट वेट वगैरह पॉइंट्स वगैरह लेना पड़ता है, ठीक है। और यूनिट्स हमेशा देना, रुपया है, पैसा है, अमाउंट जो है यूनिट में है, क्या है, नहीं, ये सब देने का। अब रिकवरी ऑफ फिक्स ओवरहेड, तो हमने 8 रुपया 33 पैसा मतलब 8.3333 ये रिकवरी रेट निकाला कि प्रोडक्शन में पर यूनिट के बेसिस पर 8.3333 अप्लाई करना है।
उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्चुअल आउटपुट से मल्टीप्लाई करेंगे। एक्चुअल आउटपुट से जो ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, तो टोटल रिकवरी ऑफ ओवरहेड है, मतलब प्रोडक्शन में कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का पार्ट जो बनेगा ना वो कितना बनेगा, 5 लाख रुपया। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का पार्ट जो बनेगा वो टोटल 5 लाख रुपया बनेगा। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का मतलब क्या होगा, परचेज प्राइस, ठीक है, यानी कॉस्ट ऑफ परचेज लेंगे प्लस वेरिएबल ओवरहेड लेंगे प्लस लेबर लेंगे प्लस फिक्स्ड ओवरहेड लेंगे। तो फिक्स्ड ओवरहेड मतलब ये वाला अमाउंट आ जाएगा इसमें, तब ये बनेगा टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री समझ आ गया आपको, टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री बनेगा। अंडर रिकवरी कितने का हुआ सर, नील हुआ अंडर रिकवरी। अब आ जाओ केस 2, एक्चुअल आउटपुट अगर हो गया 40,000 रुपया तो क्या होगा, फिर से देखो फिक्स्ड ओवरहेड का रिकवरी डेट कैसे निकालेंगे, ऊपर लिखेंगे 5 लाख टोटल फिक्स ओवरहेड, नीचे डिवाइड करेंगे किससे, एक्चुअल आउटपुट या फिर बोलो नॉर्मल आउटपुट विच एवर इज हायर। तो एक्चुअल आउटपुट कितना निकला है 40,000 रुपया, नॉर्मल आउटपुट कितना है आपका 50,000 रुपया। तो दोनों में हायर कौन सा बेटा, दोनों में हायर है 50,000 रुपया, तो 50,000 से डिवाइड होगा, तो 50,000 डिवाइड हुआ कितना है ₹10 पर यूनिट, 10 रुपया पर यूनिट के हिसाब से आ गया। अब ये जो 10 रुपया पर यूनिट के हिसाब से आ गया ना, ये क्या है, रिकवरी रेट आया। अब चेक करो कि तुम्हारा जो प्रोडक्शन हुआ उसमें कितना रुपया करके फिक्स ओवरहेड लगाना है। तुम्हारा प्रोडक्शन कितना हुआ 40,000 यूनिट का, उसमें 10 रुपया करके लगा दो, कितना हो गया 4 लाख यूनिट, 4 लाख रुपया। तो 4 लाख रुपया क्या हो गया, रिकवरी हो गया। अब देखो अंडर हुआ है कि ओवर हुआ है, देखो 5 लाख रुपया क्या आपने खर्चा किया था, जिसमें से 4 लाख रुपया प्रोडक्शन पे डाल पाया आप, ये क्या हो गया अंडर रिकवरी। ये कहाँ चला जाएगा, ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। बात समझ में आ गई। अब आ जाना, अब आ जाओ अदर कॉस्ट में आ जाना। अदर कॉस्ट का मतलब क्या हो गया, कोई भी और कॉस्ट, वो डिफाइंड नहीं है क्या कॉस्ट होगा, ठीक है, लेकिन कोई भी और कॉस्ट। अदर कॉस्ट में मैंने 3-4 सेक्शंस डाल रखे हैं अपने हिसाब से, जो इंस्टीट्यूट के मटेरियल में थे वैसे ही मैंने उसको अपने हिसाब से सजा के बढ़िया से डाल रखा है। देखो जरा अदर कॉस्ट में क्या है, अदर कॉस्ट में कोई भी ऐसा कॉस्ट जो इन्वेंट्री को प्रेजेंट लोकेशन और कंडीशन में लाने के लिए खर्च होगा, प्रेजेंट कंडीशन और या लोकेशन में लाने के लिए खर्च होगा, वो सारा का सारा पैसा डिजाइन डेवलपमेंट एक्सपेंसेस ईटीसी सब का सब क्या होगा, वो इन्वेंट्री के कॉस्ट में ऐड होगा। तो अदर कॉस्ट में पहला आइटम था कि कोई भी ऐसा आइटम जो इन्वेंट्री को प्रेजेंट लोकेशन या कंडीशन में लाने के लिए खर्च होगा बेटा, वो कहाँ कहाँ आ जाएगा, वो इन्वेंट्री के कॉस्ट में ऐड होगा, ठीक है। दूसरा इंटरेस्ट या अदर बोरोविंग कॉस्ट, क्या इन्वेंट्री के कॉस्ट में ऐड होता है क्या, देखो इंटरेस्ट या अदर बोरोविंग कॉस्ट इन्वेंट्री या कॉस्ट में इन जनरली तो ऐड नहीं होता, लेकिन अगर AS 16 बोले बोरोविंग कॉस्ट वाला तो ऐड होगा। कैसे, देखो जरा इंटरेस्ट यहाँ मैंने लिख रखा है 2 ऐसा सेगमेंट बना के कि वाई कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ इन्वेंट्री एंड वाई नॉट कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ इन्वेंट्री। तो वाई कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ इन्वेंट्री, देखो जरा, if interest and other borrowing cost take substantial period of time for getting ready for intended sales, मतलब कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है, जैसे शराब ले लो, शराब क्या होता है, जितनी पुरानी उतनी महंगी, ठीक है। तो शराब में अगर मान लो कोई ऐसी शराब है, शराब में कोई ऐसी शराब है जो शराब को बेसिकली बनने में बहुत टाइम लगता है, सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता है। अच्छा, सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम आप पूछोगे कितना महीना हो गया सर, देखो ऐसा सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम होता है तो फैक्ट टू फैक्ट होता है, बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है। लेकिन पढ़ाई लिखाई वाले चीज में हम लोग कितना लेंगे, 12 महीने या उससे अधिक का समय। तो 12 महीने यानी 12 मंथ्स या उससे अधिक का समय जो होगा वो क्या होगा, सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम होगा। तो अगर कोई प्रोडक्ट को बनने में 12 महीने या उससे अधिक का समय लगता है तो उस पर लगने वाला इंटरेस्ट कॉस्ट जो होगा ना, वो क्या होगा, हमारा इन्वेंट्री का पार्ट फॉर्म करेगा। बात समझ में आ गया आपको, इंटरेस्ट कॉस्ट इन्वेंट्री का पार्ट फॉर्म कब करेगा, यानी इन्वेंट्री या कॉस्ट में कब लेंगे इंटरेस्ट या अदर बोरोविंग कॉस्ट को, अगर उस प्रोडक्ट को बनने में सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लग रहा है तो, अदरवाइज नहीं। उसके बाद देखो ना, कब पार्ट फॉर्म नहीं करता है, तो भाई इन जनरली पार्ट फॉर्म नहीं करता, अगर सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम नहीं लेता तो पार्ट फॉर्म नहीं करेगा, वो खर्चे के रूप में दिखाया जाएगा। These costs are not related to bring the inventory to its present location and condition, therefore not usually taken as part of the inventory cost. उसका तीसरा अमर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट, जैसे गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ये सब का अमर्टाइजेशन जो होता है, जो पीएल का डेबिट में दिखाते हैं अमर्टाइजेशन बोल करके, अमर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट, अमर्टाइजेशन ऑफ पेटेंट, अमर्टाइजेशन ऑफ कॉपीराइट, अमर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, क्या कभी ये सब इन्वेंट्री या कॉस्ट फॉर्म इन्वेंट्री का पार्ट फॉर्म कर सकते हैं क्या, यानी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का फॉर्म पार्ट कर सकते हैं क्या, यानी कि इनको कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में लिया जा सकता है क्या। देखिए जरा, अमर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स आर नॉट टेकन एज पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, हाउएवर, लेकिन जैसे जो पब्लिशर्स होते हैं ना, हाउएवर फॉर पब्लिशर्स इट इज टेकन एज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, लाइक कॉपीराइट या पेटेंट। देखो ना, एग्जांपल के तौर पर है, जो पब्लिशर्स होते हैं
वो जो कॉपीराइट या पेटेंट राइट का जो पैसा देते हैं लोगों को, उसको हम इन्वेंट्री के कॉस्ट का पार्ट मानेंगे। मतलब कोई किताब अगर छप रही है तो किताब छप रही है तो जो पब्लिशर जो किताब छाप रहा है, छाप के बेच रहा है, उस किताब में जो वो कॉपीराइट का पैसा दे रहा है ना, उस कॉपीराइट के पैसे को कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री मानेंगे। मतलब किताब का जो कॉस्ट होगा ना, इन्वेंट्री कॉस्ट किताब का, उसके अंदर उस कॉपीराइट के पैसे को भी इंक्लूड करेंगे। यानी जनरली पेटेंट, कॉपीराइट ये सब नहीं आता है कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में, लेकिन पब्लिशर वाले में ये आएगा। ठीक है, अदर कॉस्ट का मतलब ये हो गया। अब देखो अदर कॉस्ट में चौथा वाला पार्ट, एक्सचेंज डिफरेंस। क्या एक्सचेंज डिफरेंस जो होता है ना, फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस, जो ब्रांच अकाउंटिंग में पढ़ा है। ठीक है, स्टॉक का वैल्यू कम बेसी हो गया, स्टॉक का वैल्यू खरीदा था किसी और प्राइस पे था, अभी कम बेसी हो गया, तो क्या उसको हम इन्वेंट्री के कॉस्ट का पार्ट मानेंगे क्या? जी नहीं, नहीं मानेंगे। नो नो। तो कॉस्ट में आपने क्या पढ़ा? कॉस्ट में आपने पढ़ा, देखिए जरा, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का मतलब तीन चीज, कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन और अदर कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ परचेज में आपने पढ़ा परचेज प्राइस का डिटेल मैंने आपको दिया। फिर कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स ओवरहेड, ये तीन चीज़ है। डायरेक्ट लेबर के बारे में आपको बताया मैंने कि यूनिट प्रोड्यूस इंटू वेज रेट पर ओवर बोल रहा हूँ, पर यूनिट। ठीक है, वेरिएबल ओवरहेड इंटू, वेरिएबल ओवरहेड का मतलब यूनिट प्रोड्यूस इंटू वेरिएबल ओवरहेड रेट पर यूनिट। फिक्स ओवरहेड में बता रहा हूँ मैं आपको, फिक्स ओवरहेड कैसे निकालते हैं, फिक्स ओवरहेड का जो कॉस्ट होता है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले निकालते हैं रिकवरी रेट। रिकवरी रेट निकालने का फॉर्मूला क्या है? टोटल फिक्स ओवरहेड लेंगे डिवाइडेड बाई एक्चुअल आउटपुट या नॉर्मल आउटपुट, विच एवर इज हायर। फिर रिकवरी रेट निकलेगा, उस रिकवरी रेट को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर जो निकलेगा वो क्या होगा? रिकवर्ड अमाउंट ऑफ ओवरहेड, यानी जितना कॉस्ट में डालना है वो निकलेगा। ठीक है, अगर अंडर रिकवरी हुई तो पीएल में जाएगा पैसा, और ओवर रिकवरी कभी होगी ही नहीं, फॉर्मूला ऐसा बनाया हुआ है। ठीक है, एक एग्जांपल लेकर के आपको समझाया था। अदर कॉस्ट में बताया मैंने आपको, सारा कॉस्ट वो जो प्रेजेंट कंडीशन एंड लोकेशन में लाने के लिए खर्च हो, सारा कॉस्ट आएगा। इंटरेस्ट अगर सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम ले रहा है तो आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है, अमर्टाइजेशन ऑफ गुडविल सिर्फ पब्लिशर लोगों का आएगा और किसी का नहीं आएगा। एक्सचेंज डिफरेंस किसी का नहीं आएगा। उसके बाद आ जाना, नेट रिलाइजेबल वैल्यू का मतलब क्या होता है? ठीक है, एनआरवी का मतलब, एनआरवी किसको बोलते हैं? नेट रिलाइजेबल वैल्यू दो सेंस में, दो तरह से लेते हैं। एक डब्ल्यूआईपी में अलग से लेते हैं और जनरल केसेस में अलग से लेते हैं। तो आपको दोनों हिसाब से बता दिया मैंने। वैसे हो सकता है कोई जो गुरुजी होंगे आपके वो अलग से बताएंगे, कोई किताब में अलग से लिखा होगा, लेकिन बेसिकली मैंने एनालाइज करके देखा तो ये बेसिकली इस तरह दो तरीके से अलग अलग पढ़े जाते हैं, ताकि स्टूडेंट को कन्फ्यूजन ना हो। मैं बोलने को एक ही बोल सकता हूँ, लेकिन नहीं बोलूंगा, अलग अलग तरह से ही बोलूंगा ताकि स्टूडेंट को कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, एनआरवी का मतलब क्या होगा जनरल केसेस में? सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। मतलब वो जो प्रोडक्ट है उसको बेचने का प्राइस कितना है, और उसको बेचने के लिए, उस प्रोडक्ट को उस टाइम पर बेचने के लिए कितना खर्चा करना पड़ रहा है, कॉस्ट ऑफ सेलिंग यानी। ठीक है, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो जो निकलेगा वो क्या होगा? नेट रिलाइजेबल वैल्यू होगा, कि नेट में इतना वैल्यू रियलाइज करके ये प्रोडक्ट दे रहा है, रिकवरेबल अमाउंट इतना रुपया है इसका। ठीक है, डब्ल्यूआईपी के केस में क्या होगा? डब्ल्यूआईपी के केस में क्या होता है? वर्क इन प्रोग्रेस। मतलब प्रोडक्ट जो है ना मशीन में बना, मशीन में रहता है, मशीन में रहता है मतलब अभी बना नहीं है पूरा, वो आधा ही बना है, हाफ सेमी फिनिश गुड्स है। अब क्या होगा? उसको फिनिश्ड होने में भी भाई तो कुछ खर्चा लगेगा ना, तो वो फिनिश होने में फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लगता है, तो वो कॉस्ट बीच में आ जाता है। तो इस केस में एनआरवी कैसे निकालते हैं? एनआरवी मतलब नेट रिलाइजेबल वैल्यू कैसे निकालते हैं, कि उस वो प्रोडक्ट मेरे को कितना नेट में पैसा कमा के देके जाएगा। ये निकालने का तरीका क्या होता है देख लो जरा। सेलिंग प्राइस लेंगे, सेलिंग प्राइस से माइनस करेंगे एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। सेलिंग प्राइस से माइनस करेंगे बेटा एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। मतलब जैसे यहां बोला था मैंने कि उस गुड्स को बेचने के में जितना खर्चा लगेगा वो माइनस कर देंगे, प्लस फिर माइनस करेंगे क्या? एक्सपेक्टेड फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। याद रखना ये सारा का सारा एक्सपेक्टेड ही होगा, क्योंकि बिकेगा कब, एक्चुअल वैल्यू कब पता चलेगी? जब आप उसको बेचेंगे तब, अदरवाइज थोड़ी एक्चुअल वैल्यू पता चलेगी। तो सेलिंग प्राइस माइनस एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल माइनस एक्सपेक्टेड फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। फिर से बोल रहा हूं, सेलिंग प्राइस माइनस एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल माइनस एक्सपेक्टेड एफपीसी, एक्सपेक्टेड फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। ठीक है, या फिर एक्सपेक्टेड कॉस्ट टू कंप्लीट द प्रोसेस। देखो जो जो लैंग्वेज जहां जहां सवाल वगैरह में यूज किया सकता है वो मैंने सब यूज कर दिया। तो फिर हमारा अल्टीमेटली क्या निकलेगा? एनआरवी। तो एनआरवी निकालने का तरीका क्या हो गया सर? एक्सपेक्ट, पहला इन जनरल केसेस में एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस माइनस एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल ऑफ दैट प्रोडक्ट। ठीक है, वो एनआरवी एक तरीका वो हो गया। डब्ल्यूआईपी के लिए क्या यूज करेंगे? एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस माइनस एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल माइनस एक्सपेक्टेड फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। ठीक है, वो यूज करेंगे हम लोग, तो एनआरवी निकलेगा। अब देखो ना, यहां तक मैंने निकाल दिया ना, उसके बाद मैं ऊपर चलूँ क्या एक बार? जो मैंने एक पॉइंट छोड़ रखा था,
सेल ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। जब भी हम लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जाते हैं ना, तो हम लोग वहाँ मार्केट प्राइस डिफरेंट लेते हैं। मैं एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। देखो, एक्स लिमिटेड इज इंगेज इन प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट एक्स वाई। इट रिसीव्ड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस फॉर प्रोडक्ट एक्स वाई 10,000 यूनिट्स एट ₹65 पर यूनिट। बोल रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्ट रिसीव किया प्रोडक्ट एक्स वाई को बेचने का 65 रुपये करके, ठीक है। और नॉर्मल यूनिट उसने प्रोड्यूस किया है 1,00,000, और जिसको वो बेच रहा है 40 रुपये करके, ठीक है। तो 65 रुपये करके बेच रहा है एक प्रोडक्ट, और दूसरा बेच रहा है 40 रुपये करके, मतलब प्रोडक्ट एक ही है, थोड़ा मॉडिफिकेशन के साथ में कॉन्ट्रैक्ट रिसीव किया कि भाई ये मॉडिफाई कर दो ये मॉडिफाई करके दे दो, ये मॉडिफाई करके दे दो। तो इसका मतलब क्या है कि वो उसके लिए एक स्पेसिफिक प्राइस उसने डिसाइड किया हुआ है, ठीक है। तो वो 65 बिक रहा है। इन जनरल जो यूनिट बेच रहा है वो कितने बिक रहा है? 60 बिक रहा है। जैसे मान लो ये माउस है, ठीक है। ये माउस इन जनरली कितने बिक रहा है? अच्छा, ऐसे दिख रहा होगा, ऐसे दिख रहा होगा। ये इन जनरली कितने में बिक रहा है? 40 में। लेकिन कोई आके बोल के क्या इस माउस में ना दोनों साइड में ना थोड़ा छोटा छोटा सोने का कुछ लगा देना, गोल्ड का। हम बोले ठीक है, लगा देते, लो लगा दिया। 65 रुपये लगेगा एक यूनिट का। बोले ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट वाला सेलिंग प्राइस हो गया, ठीक है। ऐसा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स 28 रुपया। बोला दोनों का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 28 रुपया लग रहा है। हो सकता है कि किसी का ज़्यादा भी लगे, कोई दिक्कत नहीं। इसका हो सकता है कि 5 रुपये ज़्यादा लगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैं बस समझाने के हिसाब से ना थोड़ा कॉस्ट प्राइस में सेम रखा हूँ। क्लोजिंग स्टॉक रिमेन्स, नॉर्मल आउटपुट का क्लोजिंग स्टॉक बोला 25,000 है, यानी 1,00,000 बनाया था, 25,000 बचा। और बोला कॉन्ट्रैक्ट वाले का 2500 है, 10,000 का मिला था मेरे को कॉन्ट्रैक्ट, 2500 बचा, ठीक है। आपसे बोला कि मेरे को बता दो क्लोजिंग स्टॉक कितने कितने का होएगा। नॉर्मल यूनिट का जो हमारा, हम क्लोजिंग स्टॉक कैसे वैल्यू करते हैं? कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। अब ये तो फिनिश गुड्स ही है, फिनिश गुड्स का कैसे वैल्यूएशन होता है? कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। कॉस्ट प्राइस कितना है? 28 रुपया। और मार्केट प्राइस कितना है हमारा? नहीं सॉरी, कॉस्ट प्राइस या एनआरओ विच एवर इज लोअर। कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा? 28 रुपया नॉर्मल वाले का। और नॉर्मल वाले का एनआरवी कितना आएगा? क्योंकि उसका मार्केट प्राइस कितना आ रहा है? 40, और उसका कॉस्ट प्राइस कितना है? 28, ठीक है। तो नेट रिलाइजेबल वैल्यू कितने का आ रहा है? 12 रुपये का। समझ रहे हैं? ओके। मैंने ये कॉस्ट क्यों लिया है? ये कॉस्ट सिर्फ इसलिए लिया है ताकि मेरे को सवाल को ठीक रखना पड़े, बस इतना याद रखना। एनआरबी यहाँ पे कितना आ रहा है? 37 रुपया, ठीक है। तो इन दोनों में जो इसका, इस पे मार्केट नॉर्मल यूनिट पे जो मार्केट प्राइस कैलकुलेशन होगा वो मार्केट प्राइस अलग लेंगे, और इस पे जो मार्केट प्राइस लेंगे ना वो मार्केट प्राइस अलग लेंगे, ठीक है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो प्रोडक्ट हम बेचते हैं उस पर उसका जो वैल्यूएशन होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। नॉर्मल यूनिट पे मार्केट प्राइस अलग लेंगे और कॉन्ट्रैक्ट वाले पे मार्केट प्राइस अलग लेंगे। चलो, उसके बाद एनआरवी वगैरह पढ़ा दिया मैंने आपको। फिर आया ज्वाइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट। अब देखना ज्वाइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट क्या होता है। समटाइम्स क्या होता है कि कोई एक मेन प्रोडक्ट हम बनाते हैं, और मेन प्रोडक्ट बनाने के समय क्या 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 होता है कि कोई इंसिडेंटल प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूस हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं बाई प्रोडक्ट। जैसे प्रोसेस में कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट 1 डाला, उस प्रोडक्ट से दो आउटपुट निकलेगा, प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी, ऐसा। तो बोला व्हेन इन अ प्रोडक्शन प्रोसेस मोर देन 1 प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड, दिस इज कॉल्ड ज्वाइंट प्रोडक्ट। एंड while प्रोसेसिंग द मेन प्रोडक्ट एन इंसिडेंटल प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड कॉल्ड बाई प्रोडक्ट, ठीक है। अब ये ज्वाइंट प्रोडक्ट या बाई प्रोडक्ट का कॉस्ट कैसे एलोकेट होता है, देखो जरा। बोल रहा है कि हाउ कॉस्ट ऑफ ज्वाइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट्स आर एलोकेटेड। उसमें बोल रहा है कि अगर ज्वाइंट कॉस्ट जैसे मैंने प्रोडक्ट डाला एक्स वाई, यूनिट इनपुट एक्स वाई डाला, अब उसमें से 2 प्रोडक्ट निकल रहा है, एक निकल रहा है ए, एक निकल रहा है बी। तो बोल रहा है जो इसका एक्स वाई का जो कॉस्ट है टोटल, वो अगर ए और बी दोनों पर आइडेंटिफिएबल है, मतलब हम इजीली बता सकते हैं कि एक्स वाई इनपुट डालने पर जो प्रोडक्ट ए निकला और जो प्रोडक्ट बी निकला, उसमें ए का कितना कॉस्ट है और बी का कितना कॉस्ट है। अगर हम ये बता सकते हैं तो जो बता पाएंगे, मतलब अगर आइडेंटिफिएबल है तो अलग अलग आइडेंटिफाइड कॉस्ट हम ले लेंगे, अगर आइडेंटिफिएबल है तो। और अगर आइडेंटिफिएबल नहीं है, पता नहीं चल रहा कि ए का अलग से कॉस्ट कितना होगा, बी का अलग से कॉस्ट कितना होगा, मतलब सबका सब ज्वाइंट कॉस्ट में दिख रहा है,
ठीक है, ए का अलग से कॉस्ट कितना होगा, बी का अलग से कॉस्ट कितना होगा, पता नहीं चल रहा, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, देखो जरा। When cost of each product is not easily identifiable, आपको तो समझ में आ गया ना कि कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट इजीली आइडेंटिफिएबल का मतलब क्या होता है, कि हर प्रोडक्ट का कॉस्ट इजीली आइडेंटिफिएबल हो। इसका मतलब है कि भाई मेरे को दिख रहा है कि प्रोडक्ट ए निकला है, उसका कॉस्ट कितना होगा, प्रोडक्ट बी निकला उसका कॉस्ट कितना होगा। लेकिन अगर प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी का कॉस्ट इजीली आइडेंटिफिएबल नहीं है बेटा, इजीली आइडेंटिफिएबल नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, देखो जरा। उस केस में दो केस होता है कि जो टोटल ज्वाइंट कॉस्ट लगा है, जो टोटल ज्वाइंट कॉस्ट लगा है, वो टोटल ज्वाइंट कॉस्ट कैसे एलोकेट होगा। अगर मान लो गुड्स ऐसा है जो फर्दर प्रोसेस नहीं होना है, गुड्स ऐसा है जो फर्दर प्रोसेस नहीं होना है, तो उसको बांटेंगे सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे, सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। इसका मतलब है देखो, जैसे मान लो एक्स वाई एक प्रोडक्ट डाला, उससे दो प्रोडक्ट निकला ए और बी, ठीक है। अब ए प्रोडक्ट जो है ना आगे नहीं फर्दर प्रोसेस होगा, अब यहीं पर वो बिक जाएगा, सेल हो जाएगा, यहीं पर सेल हो जाएगा वो। तो ये वाला जो स्टेज हुआ ना, इसको बोलते हैं सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। इसका मतलब यहाँ पर ए का सेलिंग प्राइस भी पता होगा, बी का सेलिंग प्राइस भी पता होगा, तो इसी वाले वैल्यू पे बांट देंगे। सेल वैल्यू इसका लेंगे, सेल वैल्यू इसका लेंगे, दोनों का रेशियो बनाएंगे, बना के बांट देंगे, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, एक्स वाई कोई इनपुट डाला, दो प्रोडक्ट निकला ए और बी। अब प्रोडक्ट ए जो है वो फर्दर प्रोसेस नहीं हो रहा, मतलब प्रोडक्ट ए का फर्दर प्रोसेसिंग नहीं होगा, लेकिन बी क्या होगा, थोड़ा सा और मॉडिफाई होगा, फिर जाके बिकेगा मार्केट में। लेकिन अभी भी दोनों का रेडी मार्केट वैल्यू मेरे को पता है, मतलब अभी भी प्रोडक्ट बिक सकते हैं दोनों मार्केट में, ऐसा आराम से बिक सकता है, ठीक है। जैसे देखो ना, वो जो आता है ना बेस, मतलब पिज्जा बनाने के लिए जो बेस आता है, तो पिज्जा बनाने के लिए बेस मार्केट में मिलता है, तो और पिज्जा भी मिलता है मार्केट में, और पिज्जा बनाने का बेस ही मिलता है मार्केट में, तो जो बेस है वो तो बिक सकता है, उसी को बोलते हैं रेडी मार्केट वैल्यू। वो फर्दर प्रोसेस होकर क्या बनता है, पिज्जा बनता है, समझ रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि अगर मान लो उसमें से कोई प्रोडक्ट फर्दर प्रोसेस नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे, एक पॉइंट लेंगे जहां से वो फर्दर प्रोसेस नहीं होना है उसको, ठीक है। उसी पॉइंट को बोलते हैं स्प्लिट ऑफ पॉइंट। अब टूट गया, अब यहां से बी जाएगा फर्दर प्रोसेस के लिए और ए वहीं रुक जाएगा, वहीं से बिकना चालू हो जाएगा ए। इसका मतलब है कि उस वाले पॉइंट पे, वो जो स्प्लिट ऑफ पॉइंट है, उस पर क्या करेंगे, सेल्स वैल्यू निकालेंगे, और उसी सेल्स वैल्यू के दोनों प्रोडक्ट का निकालेंगे सेल्स वैल्यू, और दोनों प्रोडक्ट के सेल्स वैल्यू को निकाल के फिर रेशियो बनाएंगे, और उसी रेशियो में क्या करेंगे, ज्वाइंट जो कॉस्ट हमारा निकलेगा उसको एलोकेट कर देंगे। अब बात समझ में आ रही है, ज्वाइंट कॉस्ट का एलोकेशन वहां पर कुछ इस तरह होगा। फिर से बोल देता हूं मैं, अगर मान लो कोई प्रोडक्ट फर्दर प्रोसेस नहीं हो रहा है, तो स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर जो सेल्स वैल्यू होगा, सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, मतलब जहां से प्रोडक्ट को अलग अलग होना है, सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, उस पॉइंट पर जो सेल्स वैल्यू निकलेगा दोनों प्रोडक्ट का, उसी रेशियो में ज्वाइंट कॉस्ट को बांट देंगे, ठीक है। लेकिन अगर मान लो प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस होना है, ठीक है, ज्वाइंट कॉस्ट एलोकेशन इज टू बी डन एट एनआरवी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे फिर वो ज्वाइंट कॉस्ट का एलोकेशन होगा। और नेट रियलाइजेबल वैल्यू कैसे निकलेगा, सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, यानी जिसको फाइनल सेल्स वैल्यू बोलते हैं, माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, यानी कि फाइनल सेल्स वैल्यू जो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट आने के बाद में जो सेल्स वैल्यू आएगा, उसमें से क्या माइनस करेंगे, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस करेंगे, और माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसको बोलेंगे एनआरवी वैल्यू, ठीक है। फिर क्या करेंगे, उस वैल्यू पर बांट देंगे। अच्छा, बाई प्रोडक्ट का ट्रीटमेंट क्या होगा, बाई प्रोडक्ट का ट्रीटमेंट क्या होगा वो देखना। बोला कि सबसे पहले बाई प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस दिया रहेगा, और बाई प्रोडक्ट पे अगर कोई फर्दर कॉस्ट लगना है तो वो भी दिया रहेगा। और बाई प्रोडक्ट अगर मान लो कोई स्क्रैप वगैरह है, तो स्क्रैप का भी सेलिंग प्राइस वगैरह दिया रहेगा। तो इन सबको उठाना, इकट्ठे उठाना है इन सबको, और उठा के क्या करना है, सेल्स वैल्यू बाई प्रोडक्ट लेना है, उस पर फर्दर प्रोसेसिंग जो लगना है ना, उसको माइनस करना है, वो माइनस करेंगे। फिर माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, उस बाई प्रोडक्ट को बेचने का खर्चा कितना है, तो उस प्रोडक्ट का क्या निकलेगा, एनआरवी निकलेगा, उस प्रोडक्ट का एनआरवी निकलेगा। और उस प्रोडक्ट का एनआरवी को क्या करेंगे, निकाल लेंगे। निकालने के बाद में दैट एनआरवी ऑफ बाई प्रोडक्ट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम ज्वाइंट कॉस्ट। जो ऊपर हमने ज्वाइंट कॉस्ट बोला ना, ये जो दोनों प्रोडक्ट पे ज्वाइंट कॉस्ट निकला, ये ज्वाइंट कॉस्ट, इस ज्वाइंट कॉस्ट में से उसको माइनस कर देंगे। जैसे मान लो हमारा ज्वाइंट कॉस्ट कितना निकला, 1000, ठीक है, 1000 ज्वाइंट कॉस्ट निकला। उस ज्वाइंट कॉस्ट में से माइनस करेंगे बाई प्रोडक्ट का एनआरवी, ठीक है। मान लो 400 रुपये आया, या फिर मान लो 50 रुपये आया, चलो 50 रुपये मान लो, 50 रुपये माइनस करेंगे, 50 रुपये माइनस कर दिया। फिर माइनस करेंगे वेस्ट कोई वेस्ट या स्क्रैप होगा, उसका वैल्यू माइनस कर देंगे। मान लो 20 रुपये आया, तो हमारा एक्चुअल में कितना हो रहा है, 930 हमारा ज्वाइंट कॉस्ट हो रहा है, नेट ज्वाइंट कॉस्ट। नेट ज्वाइंट कॉस्ट कितना हो रहा है हमारा, 930
नेट ज्वाइंट कॉस्ट हो रहा है 930। फिर से बोल रहा हूँ, ये जो ज्वाइंट कॉस्ट है, इस ज्वाइंट कॉस्ट में से सबसे पहले क्या माइनस होगा, बाई प्रोडक्ट का एनआरबी, फिर माइनस होगा वेस्ट या स्क्रैप, फिर उसके बाद में ये वाला रूल आप अप्लाई करेंगे ज्वाइंट कॉस्ट को एलोकेट करने का। फिर ये वाला रूल अप्लाई करेंगे आप ज्वाइंट कॉस्ट को एलोकेट करने का। फिर से आ जाओ एक बार देख लो, ज्वाइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट में, ज्वाइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट, ज्वाइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट कैसे एलोकेट होता है। तो सबसे पहले सर, अगर ज्वाइंट प्रोडक्ट में जो प्रोडक्ट निकलेगा उसका कॉस्ट इजीली आइडेंटिफिएबल है, तो हम क्या करेंगे, उस इजीली आइडेंटिफिएबल कॉस्ट को लेंगे और जहां जहां अप्लाई हो सकता है वहां वहां अप्लाई करेंगे, बस और कुछ नहीं है, एलोकेट कर देंगे। लेकिन अगर वो इजीली आइडेंटिफिएबल नहीं है, पता ही नहीं चल रहा किस पे कौन सा कॉस्ट लगेगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ज्वाइंट कॉस्ट को फाइंड आउट करेंगे। वो दिया रहेगा सवाल में, उस ज्वाइंट कॉस्ट में से क्या माइनस करेंगे, उस ज्वाइंट कॉस्ट में से सबसे पहले ज्वाइंट कॉस्ट लेंगे। ठीक है, सबसे पहले ले लो ज्वाइंट कॉस्ट, ज्वाइंट कॉस्ट ले लिया। ज्वाइंट कॉस्ट में से क्या माइनस करेंगे, एनआरबी ऑफ बाई प्रोडक्ट, एनआरबी ऑफ बाई प्रोडक्ट। अब एनआरबी ऑफ बाई प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, नीचे देखो मैंने आपको एग्जांपल दे रखा है, एनआरबी ऑफ बाई प्रोडक्ट निकालने का फॉर्मूला दे रखा है, माइनस कर देंगे निकाल के। अब उसके बाद अगर कोई वेस्ट या स्क्रैप है, कोई वेस्ट या स्क्रैप है, उसको माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद जो नेट ज्वाइंट कॉस्ट आएगा, नेट ज्वाइंट कॉस्ट, उस नेट ज्वाइंट कॉस्ट को क्या करेंगे आप, फिर यहां पर इस हिसाब से बांटेंगे। ये जो हिसाब दे रखा है ये हिसाब। अब ये हिसाब क्या क्या हिसाब क्या क्या बोलता है, बोलता है कि अगर गुड्स फर्दर प्रोसेस होगा तो किस पर बटेगा, एनआरबी में बटेगा। एनआरबी निकालेंगे, एनआरबी के रेशियो में बटेगा। मतलब ये अगर फर्दर प्रोसेस होगा तो एनआरबी के रेशियो में बटेगा, और अगर फर्दर प्रोसेस नहीं हो रहा है तो सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट के रेशियो में बटेगा, सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट के रेशियो में बटेगा। ठीक है, अब आ जाना नोट नंबर 8। नोट नंबर 8 क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं जो एक्सक्लूड होंगे इन्वेंट्री के कॉस्ट से। कौन कौन से इसको देखो, इस पे ना एक सवाल है हमारे स्टडी मैट में, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। दिखाता हूँ कौन सा क्वेश्चन आपको जो करना है इसके ऊपर में, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 30, ये ज्वाइंट कॉस्ट वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30, तो आप अगर चाहें तो यहाँ लिख लें अपने नोट्स में, और ये नोट्स आपके पास में होगा ही, यहाँ लिख लेना क्वेश्चन 30, रेफर क्वेश्चन 30, रेफर क्वेश्चन नंबर 30। तो 30 नंबर क्वेश्चन जो हमारे मैट में दिया हुआ उसको आप रेफर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ। ठीक है, एक बार मैं आपको ना वो क्वेश्चन करा ही देता हूँ, आ जाओ एक बार, हमारे पास में पड़ा हुआ है तो आपको एक बार करा देता हूँ क्वेश्चन, 2 मिनट लगेगा, देखना जरा। इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस विजय लिमिटेड वन बाई प्रोडक्ट बीपी इमर्जेज बिसाइड्स 2 मेन प्रोडक्ट MP1 और MP2 अपार्ट फ्रॉम द स्क्रैप। बोला कि एक प्रोडक्ट बनाने में बीपी बोल के एक बाई प्रोडक्ट निकल रहा है, और MP1 और MP2 बोल करके 2 जॉइंट प्रोडक्ट निकल रहे हैं। ठीक है, मेन प्रोडक्ट जिसको बोल दो। रॉ मटेरियल लगा 15,000 यूनिट का, और टोटल कॉस्ट है मटेरियल कितना, 1,60,000 रुपया। वेजेस लगा है 82,000 का, फिक्स्ड ओवरहेड लगा है 58,000 का, और वेरिएबल ओवरहेड लगा 40,000 का। आपको ये दिख रहा नहीं, ये सब क्या है, ये सब जॉइंट कॉस्ट है, ये सब क्या है, जॉइंट कॉस्ट है। उसके बाद दिख रहा है कि आउटपुट जो निकला है MP1 का 6250 यूनिट और MP2 का 5,000 यूनिट्स, और फिर बाई प्रोडक्ट का निकला है 1600 यूनिट, यूनिट बनकर निकला है। ठीक है, मतलब एक बार इनपुट इतना डाला 15,000 यूनिट का, तो 1 2 3 इस तरह 3 तरह का आपको आउटपुट निकल के आया बाहर। ठीक है, 3 तरह का आउटपुट आपको बाहर निकल के आया। अब बोल रहा है कि एवरेज मार्केट प्राइस ऑफ MP1 एंड MP2 इज 80 एंड 50 पर यूनिट रिस्पेक्टिवली। बोल रहा मार्केट में जो बिक रहा है ना MP1 और MP2, उसका सेलिंग प्राइस दे रखा आपको कितना, 80 रुपया
और 50 रुपया अलग अलग। फिर बोला बाई प्रोडक्ट को 25 में बेच सकते हैं आप, बाई प्रोडक्ट का भी सेलिंग प्राइस दे दिया। बोला प्रॉफिट हो रहा है 5,000 रुपया ऑन सेल ऑफ बाई प्रोडक्ट आफ्टर इनकरिंग सेपरेट प्रोसेसिंग चार्जेज ऑफ ₹4,000 एंड पैकिंग चार्जेज ऑफ ₹6,000। बोल रहा है कि जो बाई प्रोडक्ट है ना उसको अगर आप बेचेंगे तो 5,000 का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन वो प्रॉफिट कैसे हो रहा है? सेपरेट प्रोसेसिंग चार्ज देना पड़ेगा आपको 4,000 रुपये का, और 6,000 रुपये का पैकिंग चार्ज देना पड़ेगा तब। इतना तक बोला। फिर बोला 6,000 रियलाइज किया है सेल ऑफ स्क्रैप। बोला कि जो स्क्रैप निकला मतलब वेस्ट निकला उसको बेच के 6,000 रुपये रिकवरी किया है वो लोग। इतना कुछ बोल दिया आपको। बोला कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ MP1 एंड MP2। आपको मैंने क्या सिखाया? आपको जो सिखाया एकदम याद रखना। सबसे पहले खोजो ज्वाइंट कॉस्ट कितना है। पहला काम ये हो गया आपका, ज्वाइंट कॉस्ट में से क्या माइनस करो? NRV ऑफ बाई प्रोडक्ट माइनस करो क्या? वेस्ट या स्क्रैप का वैल्यू। वो माइनस करने के बाद क्या निकलेगा? नेट ज्वाइंट कॉस्ट निकलेगा। अब उस नेट ज्वाइंट कॉस्ट में देख लो, अगर फर्दर प्रोसेस हो रहा है तो NRV पे बिकेगा, और फर्दर प्रोसेस नहीं हो रहा है तो सेल वैल्यू एट स्प्लिट अप पॉइंट पे क्या होगा? कॉस्ट एलोकेट हो जाएगा, और कुछ नहीं है। देखना बोल रहा है कि पैरा 10 ऑफ AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री मोस्ट बाई प्रोडक्ट एज वेल एज सेल ऑफ स्क्रैप और वेस्ट मटेरियल by their nature are immaterial. They are often measured at net realizable value and this is calculated from the cost of the main product, deducted from the cost of the main product. तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है? हमें निकालना है कि भाई जो हमारा बाई प्रोडक्ट है उसका NRV कितना है। पहले बाई प्रोडक्ट का NRV खोज लो। देखो ये बाई प्रोडक्ट का NRV निकाल रखा है इन्होंने। 1600 यूनिट बाई प्रोडक्ट का बना है। 1600 का 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, बोला 40,000 रुपये आ जाएगा। ये 40,000 रुपये आ गया। प्रोसेसिंग चार्ज सेपरेट दे रखा है। बोला सेपरेट प्रोसेसिंग चार्ज देंगे 4,000 रुपया, तभी जाके आपको 5,000 का प्रॉफिट आएगा। इसका मतलब सेपरेट प्रोसेसिंग चार्ज 4,000 रुपया। उसके बाद बोला कि पैकिंग चार्ज दे दो 6,000 रुपया। तो इसका मतलब 30,000 रुपये का क्या हो गया? ये मेरा NRV हो गया। किसका? बाई प्रोडक्ट का NRV निकल गया। उसके बाद अब ज्वाइंट कॉस्ट देख लो। ज्वाइंट कॉस्ट कितना कितना? 61, 82 और 58, 40। ठीक है, ज्वाइंट कॉस्ट सब जोड़ लो। रॉ मटेरियल 61, वेजेज ये मिलके 3,40,000 रुपये ये टोटल हो रहा है। ये टोटल कितना हो रहा है? 3,40,000 रुपया। अब ये क्या आ गया? टोटल ज्वाइंट कॉस्ट आ गया। अब इस 3,40,000 टोटल ज्वाइंट कॉस्ट में आपको क्या माइनस करना पड़ेगा? 30,000 रुपया क्या? वो जो NRV निकाला आपने, प्लस 6,000 रुपया और माइनस करना पड़ेगा ये वाला जो आप सेल ऑफ स्क्रैप कर रहे हैं। ये 6,000 रुपये माइनस कर दो, सेल ऑफ स्क्रैप। ये 6,000 माइनस कर दिया। अब 6,000 माइनस करने के बाद क्या निकल रहा है? 3,34,000 रुपया आ रहा है। 3,04,000 रुपया। 3,04,000 रुपया आ रहा है आपका क्या? ये है नेट ज्वाइंट कॉस्ट। ये नेट ज्वाइंट कॉस्ट आएगा 3,04,000 रुपया। ठीक है, देखो यहाँ माइनस किया हुआ है करके, यहाँ 3,04,000 रुपया निकाला हुआ है। अब क्या करना है? अब देखो यहाँ कोई फर्दर प्रोसेस हो रहा है क्या? प्रोडक्ट नहीं सर, कोई फर्दर प्रोसेस नहीं हो रहा। तो सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, ठीक है, इस पर ही क्या करना है? बांट देना है। देखो आउटपुट कितना कितना निकला? 6,250 और 5,000। देखो ये दोनों आउटपुट है। ये आउटपुट निकला 6,250 और 5,000। इन दोनों का सेलिंग प्राइस कितना होगा? 6,250 इंटू 80 और 5,000 इंटू 50। इन दोनों का सेलिंग प्राइस निकालो। यहाँ देखो नीचे कैलकुलेशन किया हुआ है ऑलरेडी। सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई करके इसका आ रहा 5,00,000 रुपये, इसका आ रहा 2,50,000 रुपये। अब इसका रेशियो बनाना है। अब रेशियो बना दिया तो इसको रेशियो बना के बांट दो 2:1। अगर आपसे रेशियो नहीं बन रहा तो कैसे बांटेंगे? टोटल जॉइंट कॉस्ट कितना? 3,04,000 इंटू 5,00,000 रुपया डिवाइड बाई 7.5 लाख। ये 7.5 लाख दोनों मिला के आ रहा है। फिर 3,04,000 इंटू 2.5 लाख डिवाइड बाई 7.5 लाख। ये आपका एलोकेशन ऑफ कॉस्ट हो जाएगा 202,667 और 101,333। ठीक है, ऐसा ये कॉस्ट एलोकेट हो गया। अब पर यूनिट कॉस्ट निकाल लो आप। जब आपको पता चलेगा कि कॉस्ट कितना है 202,667 और फिर पता चल गया 101,333, ये कॉस्ट आ गया। अब इसका पर यूनिट निकाल लो आप। पर यूनिट कितना होगा? 6,250 से डिवाइड करो और इसको 5,000 से डिवाइड करो तो पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगा। आप डिवाइड करके देख लो, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो 202,667 डिवाइड बाई 6,500 कितना? 31 रुपया 18 पैसा। मैंने कितने से डिवाइड किया? 6,500 से कर दिया। एक सेकंड। 202,667 डिवाइड बाई 6 डिवाइड, ये रहा 6,250, 32 रुपया 43 पैसा। तो पहले वाले का 32 रुपया 43 पैसा आ रहा है। ये देखो 32 रुपया 43 पैसा। और दूसरे वाले का भी वैसे ही आएगा। इसको आप डिवाइड करो 5,000 से 20 रुपया 27 पैसे आएगा। क्लोजिंग इन्वेंट्री बची कितनी है? क्लोजिंग इन्वेंट्री देखो बता रहा है नीचे कितनी बची है।
ये तो को बता रहा है क्लोजिंग इन्वेंट्री इतनी इतनी बची है। 800 और 200, तो 800 का मल्टीप्लाई कर दो 32 रुपये 43 पैसा से, और 200 का मल्टीप्लाई कर दो कितना आ रहा था वो इन्वेंट्री का कॉस्ट, इन्वेंट्री का 20 रुपये 27 पैसा। तो मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ मल्टीप्लाई करके दिखाया 800 इंटू 32 43 और 200 इंटू 20 27 4050। तो ये इन्वेंट्री का कॉस्ट हो गया आपके। अगर ये क्वेश्चन आएगा 4 में 4 एकदम फिक्स है। वैसे 4 का क्वेश्चन तो नहीं आएगा, ये 5 मार्क्स का आएगा, ये 5 मार्क्स का बनता है, तो 5 में 5 मिलेगा आपको, कहीं भी कुछ नहीं कटेगा। और याद रखना आप ये करने के बाद में ना थोड़ा सा, ठीक है, स्मॉल राइटअप लिख देना, स्मॉल राइटअप कि भाई ज्वाइंट कॉस्ट कैसे एलोकेट होता है और हम लोग बाई प्रोडक्ट का ट्रीटमेंट क्या करते हैं। तो एक सवाल मैंने आपको इसमें समझा दिया, मैं समझाने वाला तो नहीं था लेकिन फिर भी मैंने आप समझा दिया था कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कैसे एलोकेट करेंगे कैसे एलोकेट नहीं करेंगे, तो समझा दिया मैंने आपको। आ जाओ नोट नंबर 8 में कि एक्सपेंसेस विच आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। जो खर्चे कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री से एक्सक्लूड होते हैं वो कौन कौन से हैं। पहला एबनॉर्मल लॉस, दूसरा स्टोरेज कॉस्ट, जो अनलेस स्पेसिफिकली इन्वेंट्री के लिए नहीं है स्टोरेज कॉस्ट, तो वो स्टोरेज कॉस्ट इंक्लूड नहीं होगा। जैसे गोडाउन रेंट मान लो, कंसाइनमेंट अकाउंट सीखा है, कंसाइनमेंट में क्या सीखा है कि गोडाउन रेंट जो होता है वो नहीं आता है, ठीक है, तो स्टोरेज कॉस्ट ये तो नहीं आएगा इसमें। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, कैरिंग कॉस्ट जो होता है ना, मटेरियल जो चैप्टर पढ़े उसमें जो कैरिंग कॉस्ट लिखा रहता है वो आएगा पक्का। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड नहीं आएगा क्योंकि उसका कोई रिलेशन नहीं होता इन्वेंट्री से बेटा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का कोई रिलेशन है, दूर दूर तक रिलेशन नहीं होता उसका इन्वेंट्री से, ठीक है। अनएलोकेटेड ओवरहेड, उसका भी दूर दूर तक रिलेशन नहीं होता इन्वेंट्री से, इसलिए वो भी नहीं आएगा। तो कौन सी 5 बातें नहीं आएंगी बताओ। एबनॉर्मल लॉस, स्टोरेज कॉस्ट अनलेस स्पेसिफिकली रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड अनलेस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड और अनअलोकेटेड ओवरहेड, ये 5 चीजें नहीं आएंगी, ठीक है। चलो नोट नंबर 9, स्पेशल केस ऑन एम्प्टी बोतल। आपको बता दो मैं, देखो स्पेशल केस ऑन एम्प्टी बॉटल्स का क्या कहानी है। ये AS2 में कवर्ड नहीं है, दिस थिंग इज नॉट कवर्ड इन AS2, ये AS2 में कवर्ड नहीं है। लेकिन क्या हुआ कि जो बार्स होते हैं ना, बार्स जहां पर वाइन्स वगैरह मिलता है, ठीक है, बार में क्या होता था कि भाई एक दिन में 1000 कस्टमर गए, 5000 10,000 बोतल खुला। अब बोतल जो बार में जो बोतल होता है ना, शराब की जो बोतलें होती है उनका कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा पैसे में बिकते हैं। तो बार वाला बोला मालिक भाई, अब देखो ये तो ऑब्वियस सी बात है, किसी दिन 1 लाख, किसी दिन 2 लाख, किसी दिन 4 लाख पड़ा रहेगा बॉटल्स। अब जो कस्टमर होते हैं जो शराब पीते हैं वो बॉटल्स थोड़ी लेकर के घर जाएंगे। जैसे आप मान लो ना, आप शराब को छोड़ दो, आप उसका ले लो, वो जो पहले कांच के बोतल में आता था ना, क्या बोलते हैं उसको, अरे वो जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं आप, अरे क्या बोलते हैं उसको, वो थम्स अप, कोका कोला, मिरिंडा, ऐसा कुछ, ठीक है। अब क्या करते हैं, पी करके बोतल वहीं रख दिया कांच का। आप तो पैसा बोतल का भी देते हैं ना, लेकिन वो क्या होता है, बोतल आप घर थोड़ी ले जाते हैं। जैसे पहले के ज़माने में, मतलब 90s के किड्स को पता होगा, आजकल तो मेरे को नहीं पता लगता पता होगा। तो हमारे ज़माने में क्या होता था, अगर हम 4 कोका कोला का बोतल लेके घर जाएंगे ना, तो 4 दूनी 8 रुपया, वो 8 रुपया जो होता था लेता था क्या मेरे से, डिपॉजिट का अमाउंट, बोतल लेकर के आना तब लेकर के जाना, ऐसा करके। तो इसी चक्कर में ना ये सब कहानी हुआ, ठीक है। तो बेसिकली वो बार वाले के चक्कर में हुआ। तो एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी होती है जो अपना ओपिनियन देती है, जो अकाउंटिंग इश्यूज में ना, जो थोड़ा सा जो अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस में इश्यूज अराइज हो जाते हैं, तो उस पर जिसमें जो AS में कवर्ड नहीं होते हैं। तो एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी जो है, मैंने मेन क्लास में वेबसाइट खोल के सब दिखाया था, क्या क्या चीज़ें उन्होंने दिया ओपिनियन अपना, वो सब दिखाया था मैंने। इधर मैंने कुछ नहीं दिखा रहा, ठीक है। तो वो लोग क्या किए, एम्प्टी बोटल्स पर एक अपना ओपिनियन दिया, और ओपिनियन ये दिए कि देखो भाई, एम्प्टी बोतल क्या होता है कि लिकर जब सर्व होता है, सर्व होने के बाद में बार में ही लिकर का बोतल रह जाता है, कस्टमर अपने घर नहीं ले आता, बोलता ना बोतल भी ले जाएंगे, 2 बोतल दो, ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है। लेकिन कंपनी चाहती है कि वो 1 लाख पीस बोतल पड़ा हुआ, मान लो एक बोतल का दाम 10 रुपया होगा, तो 10 लाख रुपए का एसेट हो गया। तो बोला, कंपनी बोल रही है कि उसको हम बैलेंस शीट में दिखाना चाहते हैं, बैलेंस शीट में दिखाएंगे मतलब एसेट होगा, वो एसेट दिखाएंगे। तो बोला, एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी बोली कि देखो तुमको जो दिखाना है दिखाओ, जो करना है करो, हमको कोई मतलब नहीं उससे, लेकिन तुमको ये फॉलो करना पड़ेगा जो हम बोल रहे हैं। क्या फॉलो करना पड़ेगा, क्या तुमने एम्प्टी बोटल्स के पैसे अपने घर से दिए हैं? तो कस्टमर जो बार का मालिक वो बोलेगा नहीं, हम तो नहीं दिए, अपने घर से नहीं दिए। हमने जब बोतल खरीदा तो बोतल हमारे स्टॉक में आया, और जब हमने बोतल को बेचा विथ वाइन कस्टमर को, तो कस्टमर से बोतल का पैसा भी ले लिया, यानी रिकवरी ऑफ कॉस्ट हो गई। तो फिर भाई कोई चीज की रिकवरी हो जाती है अगर कॉस्ट की, तो फिर वो कॉस्ट काहे का हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि कॉस्ट कस्टमर ने पेमेंट कर दिया है,
इसका मतलब तुम एम्प्टी बोतल जो है बुक्स में दिखाओगे तो दिखाने के बाद में उसका कॉस्ट नील लेना पड़ेगा। ऐसा यहाँ लिखा हुआ देखो, इट इज नॉट रेटेड इन AS2, एक्सपर्ट एडवाइजरी कमिटी हैज गिवन दिस व्यू। नोट नंबर 10, टेक्निक्स फॉर मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट फार्मूला, स्टैंडर्ड कॉस्ट, फीफो, वेटेड एवरेज, सिंपल एवरेज, फलाना 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 होता है। ये आप सब कुछ कहाँ देखेंगे? ये आप सब कुछ वहाँ पर देखेंगे। कॉस्ट वाले जो आपके सर हैं वो मटेरियल पढ़ाए होंगे। एक जो स्पेशल चीज़ है वो है रिटेल मेथड। जैसे मान लो स्पेंसर्स वगैरह हो गया, यहाँ पर आप जाते हैं सामान खरीदते हैं तो इनके पास बहुत सारा सामान पड़ा हुआ रहता है, ठीक है। तो ये काउंटिंग नहीं कर सकते, एक एक सामान का एक एक सामान का एक एक सामान का भाई काउंटिंग करके निकालेंगे कि इस प्रोडक्ट ये प्रोडक्ट इतना पड़ा हुआ, ये प्रोडक्ट इतना पड़ा हुआ। क्योंकि जैसे जैसे काउंटिंग करेंगे वैसे वैसे बिकता भी चला जाता है इनका। कोई ऑनलाइन बाई कर लिया, कोई ऐसे बाई कर लिया, कोई वैसे बाई कर लिया। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग रिटेल प्राइस मेथड फॉलो करते हैं। तो वो लोग रिटेल जो प्राइस मेथड फॉलो करते हैं वो कैसे करते हैं? रिटेल प्राइस मेथड में क्या करते हैं ये लोग, ठीक है, ये टोटल गुड्स अवेलेबल फॉर सेल कितना है ये लोग पहले निकालते हैं। इसको कैसे निकालते हैं? इसको निकालने का एक तरीका है, ओपनिंग स्टॉक सेलिंग प्राइस पे निकाल दिया, ऐड परचेज सेलिंग प्राइस पे निकाल दिया, तो टोटल गुड्स अवेलेबल फॉर सेल निकल गया। अब ये लोग क्या करेंगे, अब माइनस करेंगे उसके अंदर से सेल वैल्यू माइनस कर दिया। सेल वैल्यू माइनस कर देंगे तो क्या निकलेगा, क्लोजिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस, ये निकाल देंगे। अब देखो ना, अब ये लोग क्या करेंगे, जो गुड्स ये लोग परचेज किए हैं उसका सेलिंग प्राइस पता है और उसी परचेज वाले गुड्स का सेल प्राइस ही पता है, ठीक है। तो उसको यूज़ करके वो लोग क्या निकालते हैं, जीपी, और फिर यहाँ पर से माइनस कर देते हैं जीपी का रेट, फिर निकल जाता है हमारा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू। ये रिटेल सेल प्राइस मेथड का तरीका है फॉलो करने का उनका। तो स्पेंसर्स, बिग बाजार, ये सब में ऐसे ही फॉलो होता है। उसके बाद लास्ट एकदम लास्ट है पैरा नंबर 26, डिस्क्लोजर कैसे कैसे हम देते हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 का डिस्क्लोजर कुछ इस तरह देना पड़ता है। अकाउंटिंग पॉलिसी आप कौन से अडॉप्ट किए हैं फॉर मेजरिंग इन्वेंट्री, दूसरा बता दीजिए आप कॉस्ट फार्मूला कौन सा यूज किए हैं फॉर मेजरिंग इन्वेंट्री, और तीसरा बताइए कि कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री क्या है एज पर द क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री। मतलब जितना क्लासिफिकेशन है, रॉ मटेरियल है उसका वैल्यू कितना है, फिनिश स्टॉक है उसका वैल्यू कितना है, कंज्यूमेबल्स है उसका वैल्यू कितना है, ठीक है, स्टॉक इन ट्रेड है मतलब खरीदा बेचा जो है उसका वैल्यू कितना है, लूज टूल से उसका वैल्यू कितना है, सबका वैल्यू बताना आपको। तो ये रहा बेटा आपका AS2 का रिवीजन। तो AS2 का रिवीजन खत्म होता है। मैंने आपसे 40 मिनट मांगा था, देखो एक सवाल कराने के चक्कर में वो 15 मिनट निकल गया हमारा एक्स्ट्रा। तो अराउंड 1 घंटे मैंने आपका रिवीजन करा दिया है पूरा AS2 का विथ एक प्रॉब्लम, और हमारा जो AS2 का नोट्स है उससे आप प्रॉब्लम्स पढ़ लेंगे तो आपको सब कुछ ऐसे ही मिल जाएगा। और जो बॉटल्स वाला प्रॉब्लम था 28 नंबर प्रॉब्लम्स है वो आप पढ़ लेंगे तो ऐसे ही आ जाएगा। बॉटल्स वाला प्रॉब्लम बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो AS2 का हमारा रिवीजन खत्म होता है। चलो आज के लिए बस इतना, शुक्रिया, फिर मिलते हैं अगली क्लास में विथ मोर एंड मोर रिविजन्स। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।